बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। हो सकता है कि अब तक काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों में से उकता भी गए हों जो सूरत हाल है घरों में बैठ बैठ के, और कुछ लोगों ने कुछ और मसरूफियात वगैरह निकाल ली हों। और अब जो सूरत हाल पाकिस्तान में है उसके मुताबिक तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं, बाकी सारी दुनिया में भी जो है सूरत हाल, कि अल्लाह ताला इस आफत से हम सबको जल्द से जल्द निजात दे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, ये डायनामिक टेस्टिंग जो हमने लेक्चर नंबर 6 देखा था उसी की कंटिन्यूशन है। उसके अंदर जब लास्ट जो लेक्चर था उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की कुछ टाइप्स थी जो हमने स्टार्ट की थी उस लेक्चर के एंड पे। तो आज जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो है ये अब जो लिस्ट आ रही है आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स की, इसमें जो ग्रीन कलर के अंदर आपके पास यहाँ पे लिखे हुए नाम आ रहे हैं, ये टेक्निक्स जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर कवर होनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास अभी ये लेक्चर शुरू होगा तो इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग से रेलेवेंट आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं, वो उनको डिस्कस किया जाएगा और उनको देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। इनमें लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस, वॉल्यूम, कॉन्फ़िगरेशन, कंपैटिबिलिटी, सिक्योरिटी, रिकवरी और ह्यूमन फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं टेस्टिंग के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सबसे पहले जो टाइप आ रही है वो है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग से क्या मुराद है, ये आपस में बताया कि जी वो प्रोसेस जिसके अंदर आप सिस्टम के अंदर डिमांड पुट करते हैं और उस डिमांड के अगेंस्ट उसका बिहेवियर चेक करते हैं कि सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। डिमांड से मुराद क्या है, जैसे यहाँ पे पिक्चर के अंदर रखा हुआ है, तो लोड से मुराद ये नहीं है कि जी आप सिस्टम के ऊपर जो है वो वेट रखना शुरू कर दें, हाथी को बिठा दें उसके ऊपर, ये लें जी हमने ये वेट दे दिया उसके ऊपर, अब देखते हैं सिस्टम कैसा बिहेव करेगा। तो ये वो वाला लोड नहीं है यहाँ पे। इससे मुराद ये है कि आपने उसको डिमांड उसके सिस्टम के ऊपर पुट करनी है। तो डिमांड से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो यूज़र की डिमांड ये थी कि मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ इसके कम अज़ कम जो है वो 1 लाख यूज़र्स होंगे और मैक्सिमम जो है वो 5 लाख यूज़र्स तक जा सकते हैं। तो अब हमने ये करना है कि उसके ऊपर 1 लाख यूज़र्स को लॉगिन करवा के चेक करना है कि ठीक काम करती है वेबसाइट। 5 लाख तक उसके ऊपर यूज़र्स लॉगिन करवा के चेक करेंगे कि काम कैसे होगा, और उसके बाद ये सिस्टम हमारा ठीक काम करता है या उसकी परफॉर्मेंस में डिले तो नहीं आना शुरू हो जाता, वो स्लो तो नहीं हो जाता, हैंग तो नहीं करना शुरू कर देता, या रिस्पॉन्स टाइम उसका ज़्यादा तो नहीं हो जाता। तो ज़्यादा से मुराद क्या है कि वो फिर आपको रिस्पॉन्स करने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है। तो ये जो चीज़ है वो टेस्ट की जाती है लोड टेस्टिंग के अंदर, कि सिस्टम के ऊपर लोड आप पुट करें और चेक करें उसके अगेंस्ट कैसा बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है उसने यहाँ पे कि इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेशन एज वेल एज एनी बॉटलनेक्स। कि ये जो आपके पास लोड टेस्टिंग का मैकेनिज़्म है, ये जो टाइप है उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो कस्टमर की डिमांड थी मैक्सिमम जो उसने डिमांड की थी, भी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी आपका कस्टमर कह रहा था कि 5 लाख यूज़र इस एप्लीकेशन को एट मैक्स एक्सेस कर सकें। तो अब आपने इस सिस्टम के ऊपर 5 लाख लोग जो हैं वो लॉगिन करवा के वो फिर चेक करने कि वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें इस वेबसाइट पे, और फिर इस वेबसाइट का बिहेवियर इन द मीन टाइम आपने ऑब्जर्व करना है कि जब 5 लाख बंदे इसको एक्सेस कर रहे होंगे तो ये आपकी वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है। तो ये लोड कहाँ तक पुट करना है, जहाँ तक यूज़र की डिमांड थी, यूज़र की रिक्वायरमेंट थी। यूज़र ने आपसे जो मेन अपनी रिक्वायरमेंट में बताया था कि ये मेरा सिस्टम जो है वो मैक्सिमम 5 लाख बंदे भी अगर एट टाइम एक्सेस करें तो ये ठीक तरीके से काम करता हो। तो ये है लो टेस्टिंग। अब फिर क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जी जब टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो ये 5 लाख बंदे किस तरह से लॉगिन करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर। टेस्टिंग तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर होगी और ये लो टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हो रही होगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 5 लाख बंदे तो नहीं होंगे, तो 5 लाख बंदों को कहेंगे जी अच्छा जी अब आप इसके ऊपर आए, इसको लॉगिन करके चेक करें, हमने इस वेबसाइट की टेस्टिंग करनी थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ होगा, ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। वो ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं वो इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और उनको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जी आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर या इस वेबसाइट को एक्सेस करना है और उसके ऊपर इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स को सिमुलेट करना है।
तो वो अगर फॉर एग्जांपल आपने वो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर दिया है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और उसको उस वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, उसमें बता दिया कि जी 5 लाख यूज़र सिमुलेट करने हैं, तो वो 5 लाख वर्चुअल यूज़र्स उसके ऊपर क्रिएट करके उनको एट ए टाइम लॉगिन करवाना शुरू कर देगा, और वेबसाइट को यही फील होगा कि जी मुझे एट ए टाइम 5 लाख बंदों ने एक्सेस करना शुरू कर दिया है। तो फिर उसके अगेंस्ट आप सिस्टम का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। तो HP का एक HP ह्यूलेट पैकार्ड जो कंपनी है, और उसका एक जो है वो सॉफ्टवेयर है लोड रनर के नाम से, तो वो इसके लिए यूज़ होता है। तो लोड रनर यही करता है कि जी आप सॉफ्टवेयर को बता देते हैं उस लोड रनर को कि जी किस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, किस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, और उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो सिमुलेट करने हैं। तो वो उस उतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स के अगेंस्ट जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और वो सॉफ्टवेयर यही फील करता है, वो एप्लीकेशन जिसकी आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो यही फील करती है कि जो उसे इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स 1000 लाख 1 लाख 1 मिलियन नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो एट अ टाइम एक्सेस करना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप उसकी जो है वो लोड टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसी से रेलेवेंट आगे जो आपके पास ये स्ट्रेस टेस्टिंग सेकंड टाइप आ रही है, उस स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर जो है वो डिफरेंस लो टेस्टिंग से कुछ ज़्यादा एज सच सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है, और वो क्या है, इसमें भी आप लोड ही पुट करेंगे एप्लीकेशन के, पर वहाँ पे भी आपने डिमांड पुट की थी, यहाँ पे भी डिमांड ही पुट करेंगे। तो लो टेस्टिंग में आपने कहाँ तक डिमांड पुट की थी, जहाँ तक यूज़र ने कहा था कि जी मैक्सिमम मेरे 5 लाख जो हैं वो यूज़र्स अब इस एप्लीकेशन को, इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो आपने 5 लाख यूज़र तक उसके ऊपर सिमुलेट कराया और चेक किया वेबसाइट ठीक परफॉर्म कर रही है। बिलफर्ज हम कहते हैं कि जी जब हमने लो टेस्टिंग परफॉर्म की, 5 लाख यूज़र सिमुलेट किए, तो आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल ठीक परफॉर्म करती रही, कोई लैग नहीं आया उसके अंदर, और कोई और परफॉर्मेंस के इशूज़ उसके अंदर नहीं आए। तो इसका मतलब है कि लोड टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो गई। अब स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर भी हमने डिमांड ही दोबारा पुट करनी है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ भी डिमांड पुट कर रहे थे, इधर भी कर रहे थे। तो डिफरेंस ये है कि लो टेस्टिंग में आपने डिमांड पुट की थी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स की, 5 लाख यूज़र्स तक। यहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग में आपने ये काम करना है कि डिमांड इंक्रीज़ करते जाना है। 5 लाख तो कहा था जी यूज़र ने कि मैक्सिमम 5 लाख तक इसको मैनेज करे आपकी वेबसाइट यूज़र्स को। अब यहाँ पे ये काम करना होगा कि स्ट्रेस टेस्टिंग में आपने 5 लाख से भी ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स को बढ़ा देना उसके अंदर। कस्टमर की डिमांड 5 लाख थी, आप 5 लाख से भी ऊपर ले जाएँ। क्यों बढ़ा दें, क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि जी कस्टमर ने 5 लाख कहा था, तो इसका मतलब है कि कस्टमर अगर एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स 5 लाख तक जाएंगे, तो ज़रूर नहीं एग्जैक्ट 5 लाख ही हों, वो हो सकते हैं 5 लाख 5,000 हो जाएँ, 5,50,000 हो जाएँ। तो थोड़ी सी लेवरेज बीच में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास 5 लाख यूज़र्स होते हैं उसके बाद एक अगला यूज़र आता है तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस टेस्टिंग यही चेक करती है कि जो आपका सिस्टम है वो क्रैश कब होगा, तो क्रैश का लेवल जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र की डिमांड थी 5 लाख यूज़र्स और एक अगला यूज़र आता है 5 लाख के बाद तो वो सिस्टम क्रैश हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेवरेज बीच में होनी चाहिए, 5,000 10,000 की, या जिस तरह से देखें, अगर 5 लाख उसने लिमिट रखी है तो उसका 10% कर लें आप, तो 10% जो है वो तकरीबन 50,000 बन जाएगा। तो 50,000 आप लेवरेज बीच में रख लें उसकी, ताकि ये ना हो कि यूज़र कहे जी मैंने तो आपको 5 लाख कहा था, तो 5 लाख से जैसे ही एक ऊपर होता है तो क्रैश हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर 50,000 की लेवरेज भी होगी। तो आपका अब जब ये स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप 5 लाख से ऊपर 5,50,000 तक जो है वो जब पहुँचते हैं तब जाकर सिस्टम क्रैश होना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर की डिमांड थी 5 लाख वाली, उससे भी ज़्यादा अच्छी इंप्लीमेंटेशन आपने की हुई है और उसको लेवरेज दी हुई है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर लोड आपने कहाँ तक पुट करना है जब तक आपका सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता। तो ये डिफरेंस है। सॉरी, ये स्ट्रेस टेस्टिंग थी। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में आपने कब तक लोड पुट नहीं करना, जब तक आपका सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता तब तक लोड पुट करते रहेंगे। लो टेस्टिंग में कहाँ तक लोड पुट करते हैं, जहाँ तक कस्टमर ने कहा था कि मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ़ यूज़र जो है वो मेरी एप्लीकेशन जो है वो उसको मैनेज कर सके। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेस टेस्टिंग में और लो टेस्टिंग में। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ रही है वो वॉल्यूम टेस्टिंग है। अब वॉल्यूम टेस्टिंग क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कितने ज़्यादा डाटा को मैनेज कर सकती है, कितने अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज कर सकती है। अब अमाउंट इसमें क्या हो सकता है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाटाबेस को मेंटेन कर रही है, किसी डाटाबेस उसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आप 1000 रिकॉर्ड्स आपने स्टोर कराए हुए हैं डाटाबेस के अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर जो भी क्यूरी वगैरह आप लगाते हैं तो वो विदिन 1 सेकेंड आपको रिप्लाई आ जाता है। तो आपने फिर अब ये करना है कि वॉल्यूम टेस्टिंग के अंदर आप उस डेटाबेस के साइज़ को एक्सपेंड कर देंगे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देंगे। 1000 से हो सकता है आप 1 लाख तक ले लें। 1 लाख के ऊपर फिर चेक करेंगे जी वो अब कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या अब भी कोई क्यूरी लगाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आ रहा है या कहीं इंक्रीज़ तो नहीं हो गया। फिर इसी तरह से 1 लाख के बाद 10 लाख तक ले जाएँ, 10 लाख रिकॉर्ड सेव करें डाटाबेस के अंदर,
डमी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, ये सारे रिकॉर्ड्स, और फिर उसके बाद क्यूरी लगाएं और चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम स्लो हो गया, अब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने जब डेटाबेस का साइज़ एक्सपेंड कर दिया है, 10 लाख तक वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा दी हैं, तो अब जब क्यूरी लगाते हैं तो वो कोई 10 या 15 सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे तो सर्च करने में से टाइम लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये वॉल्यूम टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि आप जो है जिस डाटा को मैनेज करना है आपकी एप्लीकेशन ने, उस डाटा का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसको इंक्रीज़ करने के बाद अब एप्लीकेशन का बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। ये वॉल्यूम टेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, इसमें यहाँ पे इसने बताया कि जी इसका काम क्या है कि ऐसे डिफेक्ट्स को एक्सपोज करना जिनका ताल्लुक़ किस चीज़ से है कि किसी एक सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन की आउटपुट नए वर्जन में यूज़ की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो ठीक है, अगर नहीं की जा सकती तो कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये आपके पास कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कहलाती है। तो कंपैटिबिलिटी इटसेल्फ है क्या? कंपैटिबिलिटी उसके एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे इसने बताया कि जी मोस्ट लैंडमार्क एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू बी फॉरवर्ड कंपैटिबल। ये ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं, वो फॉरवर्ड कंपैटिबल बनाए जाते हैं। और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी और इसके अगेंस्ट पे एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी। तो ये कंपैटिबिलिटी है क्या चीज़? कंपैटिबिलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो ऑफिस का जो अभी करंट वर्जन चल रहा है वो 2019 है। तो करंट 2019 है फॉर एग्जांपल, और अभी मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल अभी जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा है, अभी यूजुअली जो है वो 3 साल के बाद इनकी जो है वो नेक्स्ट वर्जन आता होता है ऑफिस का। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल अभी जो टेस्टिंग चल रही है वो 2022 के ऑफिस की चल रही है, उसकी डेवलपमेंट चल रही है, और साथ साथ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेस्टिंग स्टेज पे पहुँच गए हैं। तो करंट वर्जन कौन सा? 2019। तो क्या 2020 का जो ऑफिस होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो 2019 के ऑफिस की फाइल्स को ओपन कर सकेगा? ये फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी। अगर वो ओपन कर लेता है तो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी है। इसका क्या मतलब है कि 2022 का ऑफिस पिछले जो आपका वर्जन था उसकी क्रिएटेड फाइल्स को ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसे अभी इसको अगर इस अभी की जो टर्म है इसमें अगर देखते हैं तो एग्जांपल को थोड़ा सा दोबारा मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या 2019 का ऑफिस 2016 के ऑफिस की फाइल्स ओपन कर सकता है, 2013 की फाइल्स ओपन कर सकता है, 2010 की फाइल्स ओपन कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी कहलाती है। तो अगर 2019 का ऑफिस 2010 की, 2013, 2016 इन सब के ऑफिस की फाइल्स ओपन कर लेता है तो हम कहेंगे जी ये फॉरवर्ड कंपैटिबल है। और फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी। यहाँ पे इसने बताया कि मीनिंग फाइल आउटपुट इन द वर्जन अंडर टेस्ट विल नॉट वर्क इन द करंट रिलीज्ड वर्जन। मतलब ये जैसे मैंने भी कहा था कि 2022 का जो आप ऑफिस बना रहे हैं वो अभी आपका क्या है, वर्जन अंडर टेस्ट, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है। तो उसकी अंदर कोई आप फाइल क्रिएट करते हैं 2022 के ऑफिस के थ्रू, तो क्या वो फाइल 2019 का जो कि अभी करंटली रिलीज है मार्केट के अंदर, 2019 वाला ऑफिस अपने से अगला, अपने से एडवांस जो ऑफिस आ रहा है 2022 का ऑफिस, उसकी क्रिएट की हुई फाइल को ओपन कर सकता है? मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है 2022 के ऑफिस के थ्रू, तो क्या वो फाइल मैं किसी और कंप्यूटर में जिसमें 2019 का ऑफिस इंस्टॉल है वो 2019 का ऑफिस को ओपन कर लेगा? तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। तो ये बड़ी कम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो फॉरवर्ड कंपैटिबल होते हैं। मतलब ये कि पुराने जो वर्जन हैं उनकी आउटपुट को नए वर्जन में ओपन किया जा सकता है, लेकिन जो नए वर्जन से फाइल क्रिएटेड हैं उनको पुराने वर्जन में ओपन करना मुश्किल होता है। काफ़ी कम जो है ये सॉफ्टवेयर में फ़ीचर अवेलेबल होता है। तो ये ऑफिस के अंदर फंक्शनलिटी है कि अगर आप ऑफिस में अभी कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं 2019 के ऑफिस में, तो वो 2013 तक का ऑफिस, 2010 तक का ऑफिस मेरे ख्याल में ओपन कर लेगा। लेकिन अगर आप डॉक एक्स वाली, फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड की एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसकी एक्सटेंशन डॉक एक्स रखी है आपने, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं 2003 के ऑफिस में तो वो नहीं करेगा। आपने फ़ाइल क्रिएट की 2019 के ऑफिस में वर्ड की, और उसकी आपने जो टाइप रखी है वो डॉक एक्स वाली रखी है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉक एक्स है, तो वो 2003 का ऑफिस ओपन नहीं करेगा। ये आपकी जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है वहाँ पे ऐड हो रही है। हाँ, अगर डॉक एक्स है तो 2010 का ऑफिस ओपन कर लेगा। 2019 में फ़ाइल क्रिएट की
2010 का ओपन कर लेगा, तो 2019 की ऑफिस में फ़ाइल क्रिएट की, 2016 का ओपन कर लेगा, 2019 में फ़ाइल क्रिएट की, 2013 का ऑफिस ओपन कर लेगा। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपकी यहाँ तक ऐसे जा रही है, 2003 वाला ओपन नहीं करेगा। हाँ, अगर आप फाइल सेव करते हैं डॉट डॉक के एक्सटेंशन से, डॉट DOC, एक्स नहीं एंड में, सिर्फ यहाँ तक करते हैं, तो फिर वो आपका 2003 वाला ऑफिस भी ओपन कर लेगा। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहलाएगी आपके पास। तो कंपैटिबिलिटी के अंदर टेस्टिंग में सिर्फ यही चेक किया जाता है कि एक वर्जन की, सॉफ्टवेयर के एक वर्जन की आउटपुट फाइल दूसरा वर्जन ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है, और कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर जो काम है टेस्टर का वो ये है कि इस चीज़ को मेक श्योर करना कि सॉफ्टवेयर को अगर कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज भी चाहिए तो क्या उनके साथ वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा या नहीं कर पा रहा, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और किस किस तरह के हार्डवेयर को वो सपोर्ट करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर आपका सॉफ्टवेयर की कंपेटेबिलिटी बेसिकली हार्डवेयर के साथ आ रही है कि वो किस किस हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको इंटरनेट चाहिए, तो वो किस किस जो है वो वाईफाई के कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, और किस लैन के जो कार्ड्स हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। फिर उसे प्रिंटर चाहिए तो किन किन प्रिंटर्स के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, क्या ड्राइवर्स इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएंगे या उसको स्पेशली जो है वो अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हार्डवेयर रिसोर्सेज से रेलेवेंट आएंगी वो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर आएंगी कि सॉफ्टवेयर को किन किन हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उनके साथ वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये चीज़ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में आएगी। नेक्स्ट जो टेस्टिंग आ रही है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके टेस्टिंग बन जाती है उन सिस्टम्स के अंदर जो डाटा क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जिनके अंदर डाटा सेव करना है, और वो डाटा जो है वो काफ़ी क्रिटिकल डाटा है, और उसके अंदर यूज़र की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, उसका पर्सनल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो उनको अब आपका सेव रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर जो काम होता है वो ये है कि सिस्टम को एनालाइज करना कि वो उसके अंदर जो डाटा मेंटेन कर रहा है अपने उसने इनसाइड में स्टोर किया हुआ है, वो डाटा कितना सिक्योर है, उसको कितना इजीली हैक किया जा सकता है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, कौन उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर आती हैं। इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करना सिक्योरिटी टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव में आता है। और इसमें यही चीज़ बताई कि प्राइमरी पर्पस जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग का इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं और फिर उनको रिपेयर करना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स आते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। उन कंसेप्ट्स को सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले कि इसके अंदर जो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं उनके ऊपर जाने से। तो यहाँ पे देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले एक जो है वो कंसेप्ट आ रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसको बाकी लोगों तक ना पहुंचाना जो कि उसे ना देख सकते हो। अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो कंपनी का या जो यूज़र्स हैं उनका लॉस हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज़ है कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना कि जो इन्फॉर्मेशन कुछ ख़ास लोगों की है वो सारी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल ना हो जाए। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उनसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी मुझे ये डाटा चाहिए, तो कहते हैं ये डाटा हम नहीं दे सकते, हमारा यूज़र्स का डाटा इसके अंदर है और वो उसमें उनके यूज़र्स ईमेल एड्रेसेस हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, तो ये हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये डाटा नहीं दे सकते, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल है। इसी तरह से आप गवर्नमेंट के जो हैं वो डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो पब्लिक नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है कि जी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास है, बाकी से एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि ये वो मैयर है जिसके थ्रू जब डाटा कम्युनिकेट किया जाता है डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान, तो अगर हम कहते हैं कि जी इंटेग्रिटी आपके सिस्टम की हाई है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा जो कम्युनिकेट हुआ है दो पार्टीज़ के दरमियान वो करेक्ट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मॉडिफाई नहीं हुआ वो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मैसेज भेजा है
किसी दूसरी सिटी के अंदर, तो वो मैसेज अगर एज इट इज़ वहाँ पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब है कि जिस मैकेनिज़्म के थ्रू, जिस प्रोसीजर के थ्रू मैंने ये डाटा, ये मैसेज वहाँ पे भिजवाया है दूसरी सिटी में, वो मैकेनिज़्म, उसकी इंटेग्रिटी हाई है, उसने डाटा को चेंज नहीं होने दिया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं आई, और उस डाटा को कोई और बंदा भी नहीं पढ़ पाया इस प्रोसीजर के दौरान, सारा जो डाटा कम्युनिकेट मैंने किया है। तो इंटेग्रिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया, कोई हैकर उसे हैक करके पढ़ नहीं सका, उसको मॉडिफाई नहीं कर सका। तो जो भी डाटा पड़ा हुआ सिस्टम के अंदर, जो डाटा सिस्टम ने कम्युनिकेट किया, वो सारा का सारा करेक्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई, उसमें कोई एरर नहीं आया, वो करप्ट नहीं हुआ। तो ये इंटेग्रिटी कहलाएगी। फिर नेक्स्ट आता है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन क्या है? ये इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि जी इसके अंदर आप किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी की कंफर्मेशन जो है सीख करना, ये अथेंटिकेशन कहलाएगा। मतलब क्या, आप जब किसी भी वेबसाइट वगैरह के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सबसे पहले अथेंटिकेट ही कर रहे होते हैं कि अच्छा ये यूज़र नेम लगाया है तो ये कौन सा बंदा है, ये यूज़र नेम किस बंदे के अगेंस्ट है। और अब पासवर्ड भी अगर आपने वही लगा दिया है जो उस यूज़र नेम के अगेंस्ट है, तो फिर वो उसको एक्सेस दे देगा, अच्छा ये इस बंदे का ही यूज़र नेम था और इसका पासवर्ड था, तो ये इस बंदे की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं अपना जो है वो जीमेल के ऊपर अकाउंट खोलने लगता हूँ, तो मैं अपनी ईमेल आईडी लगाऊंगा और उसके अगेंस्ट मैं कोई गलत पासवर्ड लगाता हूँ, तो वो कहेगा जी ये बंदा जो है उसका पासवर्ड ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस बंदे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन, आप आइडेंटिटी अपनी पूरी प्रूव नहीं कर सके, आप बता नहीं सके कि आप वाकई में ये इंसान हैं, इसी बंदे का अकाउंट एक्सेस करना चाह रहे हैं और आप वाकई में ये हैं, आप फंसी भी हैं। अगर मैं अपना पासवर्ड भी ठीक दे देता हूँ, फिर वो कहेगा जी हाँ जी अब आपकी ईमेल आईडी भी ठीक है, आपने पासवर्ड भी इसके अगेंस्ट दे दिया ठीक, तो अब ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, आप वाकई में अजीब हैं और अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन है, इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो बंदा है वो खुद इट सेल्फ जो है वो लॉगिन कर रहा है और खुद अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना, ये ऑथेंटिकेशन कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन से आता है ऑथराइजेशन। ये ऑथेंटिकेशन के साथ ही अटैच्ड है। ऑथेंटिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेक करना होता है कि ये बंदा सिस्टम को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल अब LMS की एग्जांपल लेते हैं, तो LMS के ऊपर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाता हूँ और उसके थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। उसके अगेंस्ट कोई और बंदा आता है जो कि इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग ही नहीं करता और वो वैसे ही कोई डमी सा यूज़र नेम और पासवर्ड लगाता है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो यूज़र नेम दिया वो भी गलत है, जो पासवर्ड दिया वो भी गलत है। तो ऑथेंटिकेशन ने उसको सिस्टम तक एंटर होने ही नहीं दिया, सिस्टम के अंदर एक्सेस दी ही नहीं है, तो सिस्टम के अंदर एंट्री अलाउ ही नहीं की। अब उसके अगेंस्ट जो मैं था, मुझे उसने, जब मैंने यूज़र नेम अपना और पासवर्ड करेक्ट लगाया है, तो उसने मुझे सिस्टम के अंदर एंट्री अलाउ की है और मेरा जो डैशबोर्ड है LMS के अंदर वो ओपन हो गया है। और फिर उसके अगेंस्ट तीसरी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोगों में से स्टूडेंट है कोई एक, वो भी अपना वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड लगाता है, तो वो भी उसके अंदर एक्सेस गेन कर लेगा, उसके अगेंस्ट भी LMS ओपन हो जाएगा। तो ये जो काम था ऑथेंटिकेशन का। अब फिर आगे जो डिफरेंस आता है ऑथराइजेशन की वजह से, अब वो ये है कि अब हर बंदा जो इसको सिस्टम के अंदर एंट्री गेन कर चुका है, जो एंटर हो चुका है, जिसको सिस्टम ने अलाउ कर दिया ऑथेंटिकेशन को, वो आगे जो है ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसीजर था वो उसको कम्प्लीटली पास कर चुका है। तो उसके बाद अब फिर आगे ऑथराइजेशन का काम आता है। अच्छा जी, अब मैंने लॉगिन किया है तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। मैं एक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ, नया कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकता हूँ, क्विज़ वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, उनको कंडक्ट करवा सकता हूँ, असाइनमेंट्स की डेट चेंज कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकता हूँ। ये सारे के सारे राइट्स अब मेरे पास हैं। उसके अगेंस्ट जो दूसरा एक स्टूडेंट था, उसने जब इसका लॉगिन किया था तो उसके पास ये राइट्स नहीं होंगे, उसके पास और होंगे। वो किसी सब्जेक्ट के अंदर इनरोल हो सकता है, इनरोल होने के बाद असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, असाइनमेंट्स देख सकता है, लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर सकता है, क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर सकता है, चैट वगैरह कर सकता है। तो ये अब डिफरेंस आ गया यहाँ पे। स्टूडेंट्स कुछ टास्क कर सकता है, टीचर उसके अगेंस्ट कुछ और टास्क कर सकता है। तो ये जो आप अब सिस्टम की एक्सेस दोनों के पास है, लेकिन एक्सेस किन किन फीचर्स की है ये डिफरेंट हो गई है। तो ये ऑथराइजेशन की बेस के ऊपर है, जो एक्सेस कंट्रोल कहलाती है। फिर इसके बाद अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी क्या कंसेप्ट है कि आपने अभी जितने भी सारे कंसेप्ट देखे हैं सिक्योरिटी के, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम जो है वो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा उसके अंदर हो गई है कि वो
24 घंटों में से 23 घंटे अवेलेबल होता है और 1 घंटा डाउन होना शुरू हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन आपने इतनी ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स इसके अंदर कर दी है सिक्योरिटी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ये है कि आपका सिस्टम फिर आपके पास 24 घंटे अवेलेबल भी हो, जब यूज़र को उसकी ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल भी हो। फिर लास्ट में जो आपके पास यहाँ पे भी कंसेप्ट आ रहा है वो है नॉन रिपुडिएशन का। नॉन रिपुडिएशन बेसिकली इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब दो पार्टीज़ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया है रिसीवर को और रिसीवर तक वो मैसेज पहुंच जाता है और रिसीवर उसको मैसेज को पढ़ भी लेता है। तो अब बाद में जब वो पर्सनली मिलते हैं दोनों सेंडर और रिसीवर, तो रिसीवर ये डिनाई ना कर सके कि मुझे तो आपका मैसेज मिला ही नहीं है। आप वो सेंडर से कहता है जी मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने पढ़ लिया है? कहते नहीं जी मुझे तो आपका मैसेज मिला ही नहीं है। रिसीवर आगे से ही कह देता है। तो ये कहने का उसके पास कोई जवाब ना हो, आप ऐसा मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट करें जिसके थ्रू सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है, रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद और पढ़ने के बाद ये डिनाई ना कर सके कि मुझे मैसेज मिला ही नहीं है, या मिला है तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो दूसरा इसके रिवर्स में क्या, रिवर्स इसमें इसके ये चीज़ कि जी सेंडर भी ये डिनाई ना कर सके कि जी ये मैसेज तो मैंने सेंड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल जी रिसीवर कहता है जी यार ये मुझे आपका मैसेज आया था, आपने कल ये मैसेज किया था, तो सेंडर ये कह दे आगे से कि जी मैंने तो मैसेज सेंड ही नहीं किया। तो किस मैसेज की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर करना कि सेंडर मैसेज सेंड करने के बाद डिनाई ना कर सके कि मैसेज मैंने सेंड नहीं किया, और रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद डिनाई ना कर सके कि मुझे मैसेज मिला नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नॉन रिपुडिएशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो व्हाट्सएप के अंदर अवेलेबल है आप लोगों के पास, कि आप जब कोई मैसेज सेंड करते हैं सेंडर, तो रिसीवर के पास जब मैसेज डिलीवर हो जाता है तो सेंडर को मैसेज के साथ डिस्प्ले हो जाते हैं 2 ग्रे कलर के टिक। तो 2 ग्रे कलर के अगर टिक लगे हैं तो इसका मतलब है कि जी मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच गया है, रिसीवर को डिलीवर हो गया। और जब रिसीवर मैसेज पढ़ भी लेता है तो वो दोनों टिक्स जो हैं वो ब्लू हो जाते हैं, अगर वो जो रिसीवर है उसने प्राइवेसी की जो ऑप्शंस हैं उनमें से वो रीड रिसिप्ट की ऑप्शन ऑफ ना की हुई हो। ठीक है, तो वो सेंडर के पास वो टिक्स ब्लू भी हो जाएंगे। जो सेंडर को पता चल जाएगा मेरा मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच गया है और उसने पढ़ भी लिया है, तो बाद में अब वो रिसीवर डिनाई नहीं कर सकता यार मुझे आपका मैसेज नहीं मिला और मैंने पढ़ा नहीं है। अगर वो डिनाई करेगा तो सेंडर दिखा सकता है यार ये देखें ये मैसेज है, इसके ऊपर ये दोनों टिक्स ब्लू हुए हुए हैं। फिर दूसरा, सेंडर भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि यार ये देखें ये मैसेज मैंने तो कोई सेंड किया ही नहीं था आपको, आप किस मैसेज की बात कर रहे हैं। तो रिसीवर जो है वो सिंपल उसकी चैट ओपन करके दिखा देगा यार ये देखो ये आपकी चैट ही है और आपके मोबाइल से ये मैसेज आया हुआ है, तो ये नंबर भी आपके बैकएंड पे सेव है, तो इसका मतलब है कि मैसेज आपकी तरफ से आया। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है नॉन रिपुडिएशन का, कि सेंडर मैसेज सेंड करने के बाद डिनाई नहीं कर सकता मैसेज मैंने सेंड नहीं किया था, और रिसीवर मैसेज रिसीव और पढ़ने के बाद ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज मुझे मिला ही नहीं और मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। इसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग की टेक्निक्स आ रही हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं जिनको भी अभी हम आगे देखेंगे। इनमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, सिक्योरिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या जिसे एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट और पासवर्ड क्रैकिंग आएंगे। ये सारी की सारी टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं जो कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंडर आती हैं। इनमें सबसे पहले यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आ रही है। तो इसमें होता क्या है, आपने सिस्टम को स्कैन करना है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको स्कैन करेंगे और उसमें जितनी जितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो जो लूप होल्स हैं, जो जो वीकनेसेस हैं सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको स्कैन करना है। तो ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कहलाता है। ये परफॉर्म किस तरह से किया जाता है? इसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जांपल उसमें यहाँ पे दी हुई है कि जी नीसिस है, सारा है, ISS है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर्स की जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी स्कैनिंग। सिक्योरिटी स्कैनिंग क्या है? ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के साथ उसका नेक्स्ट स्टेप है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर हमने क्या काम किया था कि एक जो सॉफ्टवेयर था उसकी लूप होल्स, उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे उसकी जो सॉफ्टवेयर ने रिपोर्ट दी है टेस्टिंग के बाद, उसको मैनुअली वेरीफाई भी करना है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की आपने सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ, अब उसको मैनुअली वेरीफाई कर रहे हैं, तो मैनुअल वेरिफिकेशन जो है वो आपकी सिक्योरिटी स्कैनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट टेक्निक सिक्योरिटी टेस्टिंग की पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसे एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। अब
हैकिंग और एथिकल हैकिंग, ये सबसे पहले इनको देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हैक करना क्या है कि किसी भी सिस्टम को आप अनऑथराइज एक्सेस जो है वो गेन कर लेते हैं उसके अंदर, तो ये हैकिंग कहलाती है। अनऑथराइज एक्सेस से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और फॉर एग्जांपल हम LMS की एग्जांपल लेते हैं। LMS के जो मेरा अकाउंट है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे पता है। अब आप किसी तरीके से मेरे अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई नॉलेज, तो ये जो है वो हैकिंग कहलाएगी। तो ये अनऑथोराइज एक्सेस है कि मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे नॉलेज में नहीं है कि मेरा अकाउंट जो है वो कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, और वो किस तरह से उसने एक्सेस की हासिल की है, उसके डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो यूज़ करके उसने ये एक्सेस गेन कर ली है, तो ये हैकिंग कहलाती है। और उसके बाद उस जो आपके पास एक्सेस आई है, उस एक्सेस को जब आप गेन कर लेते हैं उसके बाद फिर अब आप अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आपका ये सारा जो है वो प्रोफाइल मेरे एक्सेस में है, अगर आप मुझे इतनी पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपके सारा डाटा रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिलीट कर दूंगा, या कुछ भी जिस तरह का भी क्रिटिकल डाटा है उसके अगेंस्ट डिफरेंट तरह के वो थ्रेट्स दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि डाटा आपका इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी आपके अगेंस्ट क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये हैकिंग है। तो हैकर जो है वो जब भी आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेगा तो उसके बाद फिर अपना ही फ़ायदा देगा। वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको, ब्लैकमेल किस लिए कर रहा था कि वो आपसे पैसे कमा सके, ये कोई और एडवांटेज ले सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हैकिंग के पर्सपेक्टिव में आती हैं। अब एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग में भी यही चीज़ होती है कि आपने सिस्टम को एक्सेस करना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एथिकल हैकिंग में जो चीज़ है वो आपको सिस्टम का ऑनर खुद से कहता है। उस सॉफ्टवेयर का ऑनर आपको खुद से कहेगा यार आपने इसको, मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बताऊंगा, कोई भी आपको परमिशन है कि आप इसको एक्सेस करके देखें इसको किस किस तरीके से हैक किया जा सकता है। तो वो फिर एथिकल हैकिंग आता है। एथिकल हैकर को फिर वो हायर करता है, कहता है जी अगर आप इसको हैक करके बता देंगे आपने किस तरह से इसको हैक किया है, किस किस तरीक़ों से इसको हैक किया जा सकता है, तो फिर मैं आपको इसके अगेंस्ट पेमेंट कर दूँगा। और अगर आप मुझे इन लूप होल्स को, इन वीकनेसेस को ठीक भी करके दे देंगे तो फिर मैं आपको इससे और डबल पेमेंट दे दूँगा। तो ये एथिकल हैकिंग होती है। तो उसमें वो फिर जो हैकर है, एथिकल हैकर, वो फिर उस सिस्टम के ओनर की परमिशन से उसको हैक करता है और उसके अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, देखता है कि कैसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है या रीड किया जा सकता है। उस सिस्टम को एक्सेस करने के जितने भी वेज़ हैं वो सारे के सारे ट्राई करेगा, हैकिंग के जो नॉर्मल तरीके हैं उन सब को अप्लाई करने के बाद। लेकिन ये है कि अब जब वो हैक कर लेता है तो हैक करने के बाद वो ब्लैकमेल नहीं करेगा उस ओनर को सिंपली रिपोर्ट कर देगा जी ये तरीके हैं मैंने आइडेंटिफाई किए, इनके थ्रू आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है और इनको इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो वो अब जो ओनर है वो उसकी अगेंस्ट को पेमेंट कर देगा जी ठीक है आपने मुझे तरीके बता दिए हैं, अब मैं इनको फिक्स किसी और से करवा लूँगा, या इसे आपसे ही फिक्स करवाना है तो आप मुझे बता दें आप कितने चार्जेस लेंगे। तो ये एथिकल हैकिंग आ जाती है कि अब यहाँ पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, आप सिंपली काम कर रहे हैं। उसमें आपने क्या किया है कि किसी सिस्टम की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ओनर को इंटीमेट कर दिया है और वो ओनर फिर आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बता दिया मेरे सिस्टम को इस तरह से हैक किया जा सकता है। तो अगर कोई एक्चुअल हैकर इसको हैक कर लेता तो वो इसको हैक करने के बाद एक्सप्लॉइट कर सकता था, मुझे ब्लैकमेल कर सकता था, अपने एडवांटेज के लिए डाटा यूज़ कर सकता था। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, प्लस दूसरा आप इसको मुझे ठीक भी करके दे दें, आप या नहीं करके दे सकते तो मैं फिर किसी और कंपनी से ठीक करवा लूँगा। तो एथिकल हैकिंग और सिंपल हैकिंग में सिर्फ एथिक्स का डिफरेंस है कि सिंपल हैकर जो है आपका वो क्या करता है, डाटा एक्सेस हासिल करने के बाद वो क्या करेगा कि उस एक्सेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेगा। आपने सुना होगा कि जी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, वेबसाइट्स हैक होने के बाद क्या होता है कि वो सारा का सारा डाटाबेस वहाँ से डिलीट कर देते हैं ऑनलाइन, उसकी कॉपी अपने पास क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो उस वेबसाइट के ओनर को ब्लैकमेल करते हैं कि जी अगर आपको आपका डाटा चाहिए, आपकी वेबसाइट का पूरा डाटा चाहिए, डाटाबेस चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे इतनी पेमेंट कर दें, मैं सारा का सारा कुछ आपको ईमेल कर दूँगा या अपलोड कर दूँगा आपके सर्वर पर दोबारा। तो ये होती है हैकिंग। एथिकल हैकिंग में क्या है, एक ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ओनर है सॉफ्टवेयर का वो खुद से ही आपसे कांटेक्ट करे। तो उसमें यह भी हो सकता है कि जी आपका जो एथिकल हैकर है वो घर बैठे बैठे खुद ही से कोई वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश करता है, वो हैक हो जाती है। तो हैक होने के बाद उसके अंदर वो देखता है वो उसे क्या क्या एक्सेस मिलती है। जब उसे सारी एक्सेस मिल जाती है तो उस डाटा को वाइप नहीं करेगा, वो सारी की सारी वेबसाइट एज इट इज़ पड़ी रहने देगा और उसको फिर उसके ओनर से कांटेक्ट करेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करेगा उस वेबसाइट के कि यार ये आपकी वेबसाइट मैंने चेक की है,
इसके अंदर ये लूप होल है, मैंने इसको एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद इसकी मैं ये फलां डायरेक्टरी तक मैंने ओपन करके चेक कर लिया, उसके अंदर वहाँ पे ये फाइल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि आपका सिस्टम वीक है सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको, आपकी सिक्योरिटी जो है इसको इम्प्रूव कर दूं, तो मुझे आप इतनी पेमेंट कर दें, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दूंगा, ताकि कल को आपको कोई सिंपल हैकर जो है वो आके आपके डाटा को ब्रीच ना कर ले और सारा डाटा वाइप ना कर दे और आपकी वेबसाइट लीड ना हो जाए। तो अब अगला जो बंदा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ओनर होगा वेबसाइट को, वो भी सोचेगा यार हाँ ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है, इसने मेरे डाटा को नुकसान कोई नहीं किया, उल्टा मेरे फ़ायदे की बात बता रहा है, तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ और उसको पेमेंट कर देता हूँ। तो ये एथिकल हैकिंग कहलाती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट वेज़ को यूज़ करके उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और वो एक्सेस जो कि ऑफिशियल उसकी क्रेडेंशियल्स होंगे उनके बगैर होती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स होते हैं, उनके थ्रू इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो एथिकल हैकिंग को यहाँ पर बताया जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, ट्रोजन टेस्टिंग भी कहते हैं, रेड टीमिंग भी कहते हैं। और ये जो एथिकल हैकर्स हैं इनको वाइट हैट भी कहा जाता है, और जो दूसरे आपके पास अनएथिकल हैकर्स हैं उनको ब्लैक हैट भी कहा जाता है। तो ये उसने बताया कि जी वाइट हैट जो है वो वेस्टर्न मूवीज़ के अंदर जो ओल्ड मूवीज़ थी उनमें जो हीरोज़ थे वो वाइट हैट पहना करते थे, और जो विलन्स होते थे वो ब्लैक हैट पहनते थे। इसीलिए वाइट हैट यहाँ पे उसी से सिमिलैरिटी दी हुई है, एथिकल हैकर को वाइट हैट भी कहा जाता है, और जो दूसरे हैकर्स हैं उनको ब्लैक हैट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है रिस्क असेसमेंट की। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि अगर आपका सिस्टम अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, या इसमें से इंफॉर्मेशन की लीकेज हो रही है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है विदाउट परमिशन, तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो उससे कंपनी को क्या लॉस होगा, कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर बिलफर्ज आपका सिस्टम जो है उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, वो कोई हैकर एक्सेस कर लेता है और उसको रिमूव कर देता है, तो रिमूव करने के बाद कंपनी को क्या लॉस होगा, कंपनी को क्या नुकसान होगा, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सारी चीज़ों के। तो वो चीज़ें रिस्क असेसमेंट में आती हैं कि अगर डाटा लॉस हो आपका, अगर सिस्टम की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो उसके बाद आपकी कंपनी को क्या नुकसान होगा, क्या लॉस होगा, ये सारी की सारी चीज़ों की असेसमेंट जो है वो रिस्क असेसमेंट कहलाती है। और इसको डिफरेंट इंटरव्यूज़, डिस्कशन और एनालिसिस की बेस के ऊपर कंडक्ट किया जा सकता है। ये आप कंपनी की मैनेजमेंट से पूछेंगे ये डाटा जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, अगर बिलफर्ज डिलीट हो जाता है तो फिर आप क्या नुकसान होगा। ठीक है, आपके कस्टमर्स का सारा डाटा उड़ गया, आपको दोबारा से कस्टमर लेके आने पड़ेंगे, उन सब की रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट आपसे उठ जाएगा, वो आपके पास दोबारा आएंगे नहीं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ये रिस्क असेसमेंट के अंदर इवेलुएट की जाती हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑडिटिंग है। तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या है? इसमें ऑडिट किया जाता है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी सिस्टम्स का, और जो सिक्योरिटी से रेलेवेंट प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उन सब की ऑडिट किया जाता है। उनको फॉर्मल डेप्थ के अंदर जाके आप उनका रिव्यू करते हैं कि इस कंपनी की सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, इसकी सिक्योरिटी के जो प्रोसीजर्स हैं वो कैसे हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, क्या इनकी बेस के ऊपर जो ये कंपनी है अच्छे तरीके से अपना डाटा सिक्योर रख सकती है या नहीं रख सकती। इस चीज़ में फिर सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर ये चीज़ भी आती है कि आपका सिस्टम जो है वो कितना सिक्योर बना हुआ है। सिस्टम का एनालिसिस भी है कि उसमें कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं, उसको किस किस तरीक़ों से हैक किया जा सकता है। प्लस सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ठीक है, कि वो सिस्टम किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो नेटवर्क कितना सिक्योर है। फायरवॉल लगी हुई है तो फायरवॉल कितनी सिक्योर है, हार्डवेयर जो जो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के लिए वो हार्डवेयर कितना सिक्योर है। तो सिर्फ वो सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव में नहीं रहेंगे, यहाँ पे फिर उससे रेलेवेंट जो जितनी सारी चीज़ें आएंगी, नेटवर्क कितना सिक्योर है, फायरवॉल कितनी सिक्योर है, हार्डवेयर कितना सिक्योर है, आपने प्रॉक्सी सर्वर्स लगाए हुए हैं वो प्रॉक्सीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो तो कहीं उन ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर बड़ा आपका सिक्योर है, लेकिन जिस नेटवर्क के ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहा है वो नेटवर्क ही बड़ा जो है वो अनसिक्योर सा है, उसके अंदर कोई भी इजीली पेनिट्रेट करके डाटा वहाँ से स्निफ कर सकता है, वहाँ से डाटा जो है वो रीड कर सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकता है नेटवर्क के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर आपका बड़ा सिक्योर है, जिस चैनल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो चैनल वीक है, वो चैनल सिक्योर नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की कहाँ गई। तो सॉफ्टवेयर का जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी का सारा कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर की, उस सिस्टम की नहीं, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की भी है एनालिसिस, प्लस उसके साथ साथ फिर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी के प्रोटोकॉल क्या हैं, उनको भी एनालाइज किया जाता है। सॉफ्टवेयर बड़ा सिक्योर है आपका, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बड़ा सिक्योर बना लिया, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी सारे के सारे बड़े सिक्योर हैं।
आपका नेटवर्क भी सिक्योर है, फायरवॉल्स भी बहुत अच्छी आपने इंप्लीमेंट की हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स भी बड़े ज़बरदस्त आपने जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अब इनसे होता क्या है कि सिस्टम आपका आप कहते हैं जी बड़ा सिक्योर हो गया। आपकी कंपनी की एक रूल है, एक पॉलिसी है, उसके अंदर ये आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया हुआ है जी वो कोई भी यूएसबी अटैच कर सकते हैं सिस्टम के साथ, डाटा कॉपी करें, सिस्टम के घर जाके काम कर लें। अब क्या होगा, आपका एक एम्प्लॉई है वो सिस्टम में यूएसबी लगा के डाटा कॉपी करता है और घर लेके चला जाता है। अब आपने जो भी सिक्योर सारा सिस्टम किया था वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, सॉफ्टवेयर सिक्योर था, उसके नेटवर्क सिक्योर था, उसके अंदर फायरवॉल इंस्टॉल थी, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल थे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था। अब जो एम्प्लॉय डाटा लेके घर चला गया, उसके घर का नेटवर्क तो सिक्योर नहीं है, वहाँ पे फायरवॉल इंस्टॉल है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, तो वो वहाँ पे जाके फिर दोबारा आपका डाटा जो है वो रिस्क पे आ जाएगा। तो ये अब किस वजह से पॉसिबल हुआ है, आपने सारी चीज़ें बड़ी अच्छी इंप्लीमेंट की थी, आपका जो सॉफ्टवेयर बड़ा सिक्योर था, आपका नेटवर्क बड़ा सिक्योर था, आपका फायरवॉल बड़ी अच्छी लगी हुई थी, बड़ी जो है वो सिक्योर फायरवॉल थी, एफिशिएंट फायरवॉल थी, और इसी तरह से आपने प्रॉक्सी सर्वर्स बड़े अच्छे लगाए हुए हैं, सबसे एफिशिएंट लगाए हुए हैं। लेकिन ये इन सब के बावजूद आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंपनी की पॉलिसी में ये अलाउ किया हुआ है कि जी कोई भी बंदा आके यूएसबी अटैच करके अपना डाटा लेके घर लेके जा सकता है। तो ये पॉलिसी की वजह से देखें फिर दोबारा आपका सिस्टम रिस्क पे आ गया। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को भी इवैल्यूएट किया जाता है और उस कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इन सब का एनालिसिस इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट आता है। तो सिक्योरिटी जो पोस्चर असेसमेंट है ये कम्बिनेशन है बेसिकली तीन चीज़ों का, सिक्योरिटी स्कैनिंग का, एथिकल हैकिंग का और रिस्क असेसमेंट का। और ये परफॉर्म क्यों किया जाता है? इसको परफॉर्म करने से आपको मिनिमम बेस लाइन मिलती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट से सिक्योरिटी की बेस लाइन मिलेगी। बेस लाइन क्या है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आपकी वो चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपका सॉफ्टवेयर कम अज़ कम सिक्योर हो जाएगा। वो कम से कम चीज़ें जो आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करनी है, इनके बगैर आपका सिस्टम सिक्योर ही नहीं है। वो चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, वो सारे मेजर्स कहाँ से पता चलेंगे? वो सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट से पता चलेंगे। सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट कंडक्ट करेंगे तो कंडक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या स्टेप्स हमने लेने हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं हमने जिनके थ्रू हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स और ये इनिशिएटिव्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? सिक्योरिटी पोस्चर असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद। इसके बाद ये लास्ट पासवर्ड क्रैकिंग आ रहा है। और पासवर्ड क्रैकिंग क्या है? सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो कि जिनके थ्रू आप पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। वो पासवर्ड आपको जनरेट करके दे देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं, नया अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं, तो पासवर्ड की फील्ड में आपसे पूछता है कि पासवर्ड रखें, पासवर्ड की ये उसके अंदर कम से कम 8 लेंथ होनी चाहिए, उसमें स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, लोअर केस का एक आपके पास जो है वो करेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस में हो, एक न्यूमेरिकल हो आपके पास डिजिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मेंशन की होती हैं पासवर्ड में। तो और जब आप पासवर्ड टाइप करना शुरू करते हैं तो उसके नीचे वो स्ट्रेंथ भी बताना शुरू कर देता है कि जी आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, मीडियम है, एक्सीलेंट है, ये गुड है। तो ये किस बेस पे बता रहा होता है कि जी आपका पासवर्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मीडियम है, एवरेज है? तो वो बैकएंड पे पासवर्ड क्रैकर ही लगा होता है। वो पासवर्ड क्रैकर बता रहा होता है कि जिसको क्रैक करना कितना आसान है। अगर उसको क्रैक करना बहुत आसान है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ वीक शो करवा देता है। अगर उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है तो वो उसको एक्सीलेंट में शो करवा देता है कि जी आपका पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया बड़ा एक्सीलेंट है, इसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। तो ये पासवर्ड क्रैकिंग के इस तरह के टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद अब यहाँ पे उसने टूल्स बताए हुए जो कि यूज़ होते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। मिनीसिस है, निक्टो है, जिंडामे है, फ्लॉ फाइंडर है, ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। इनके अलावा भी बेतहाशा टूल्स हैं और जैसे भी हमने इससे पहले भी देखा था जो सिक्योरिटी स्कैनिंग थी उसके अंदर के वहाँ पे निसिस का नाम आया था, सारा भी था, ISS भी था, ये टूल्स हैं। इसी तरह से बैक ट्रैक एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि इसी चीज़ के लिए डेवलप किया गया था सॉफ्टवेयर्स की सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। उसी के अंदर जो है उसी को रिफ़ाइन करते करते वो आजकल उसका नाम जो है मेरे हमें काले लिनक्स के नाम से जा रहा है। वो तो काले लिनक्स भी एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी टूल ही है एक आपके पास जिसके अंदर बेतहाशा टूल्स वो कम्बिनेशन ऑफ टूल्स है। तो उसके अंदर बेतहाशा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप किसी भी सिस्टम की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी वेबसाइट की जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग डिटेल में परफॉर्म कर सकते।
नेक्स्ट टाइप टेस्टिंग की रिकवरी टेस्टिंग आ रही है, और रिकवरी टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर इसने बताया है कि जी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ये चीज़ की करते हैं कि कोई एप्लीकेशन जो है अगर क्रैश होती है या किसी हार्डवेयर फेलियर के का शिकार होती है, तो उसके बाद क्या होता है, क्या वो दोबारा से खुद ही रीस्टार्ट होगी, और अगर रिस्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी, ज़ीरो स्टेट में जाएगी या जिस स्टेट से क्रैश हुई थी उसी के अंदर दोबारा वापस आएगी। तो ये जो है वो रिकवरी टेस्टिंग कहलाती है कि किसी सॉफ्टवेयर को क्रैश स्टेट में लेके जाना और उसके बाद चेक करना कि क्रैश के बाद क्या वो खुद ही रिकवर होता है या उसे मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। अगर खुद ही रिकवर होता है तो कहाँ से होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है या जिस स्टेट में क्रैश हुआ था उससे प्रीवियस सक्सेसफुल स्टेट में। और अगर मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है तो क्या होता है कि वो खुद से रीस्टार्ट हो, जहाँ से क्रैश हुआ था वहीं से ओपन होगा या ज़ीरो स्टेट से ओपन होगा। तो इसमें होगा ये कि आपने इसको फोर्स फेलियर स्टेट में लेके जाना है। वैसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर का वेट करेंगे जी कब क्रैश होगा। अब इसमें करना ये होता है कि आपने उसको खुद क्रैश स्टेट में लेके जाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं कि जी एक डाउनलोड टूल है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं कोई फाइल, उसका कोई टूल है, उसको फेलियर स्टेट में लेके जाना है। अब मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल हमने उसके थ्रू कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और वो 50% फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो अब मैंने उसको 50% पे फेलियर स्टेट में लेके जाना है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे लेके जा सकते हैं, आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें तो फेलियर स्टेट में चला जाएगा। अब उसके बाद आपने चेक करना है कि अब जब दोबारा इंटरनेट रिज्यूम करें, आप उसको रिकनेक्ट करें इंटरनेट को, तो क्या वो डाउनलोड 50% से दोबारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है या आपको खुद से रिज्यूम करना पड़ता है। और आप खुद से रिज्यूम करते हैं तो वो ज़ीरो से होता है या 50% से होता है। तो ये रिकवरी टेस्टिंग है। इसी तरह से इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड की जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑफिस का प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीसी है आपका, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और पावर बैकअप आपके पास कोई नहीं है, यूपीएस नहीं है, और आपको 12 मिनट हो गए हैं, आप एक किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो 2019 फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं। तो 12 मिनट के अंदर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, आपने उसको सेव एक दफ़ा भी नहीं किया। 12 मिनट के बाद फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, जब लाइट आएगी दोबारा आप स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो फिर अब आपको तो ये होगा यार मैंने तो काम सेव नहीं किया, तो मेरी तो 12 मिनट की जो मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया गई। तो फॉर एग्जांपल आप 3-4 पेजेस लिख चुके थे। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब लाइट आएगी अब दोबारा स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, रिज्यूम करेंगे, तो एक तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद से स्टार्ट नहीं होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ऑन होते साथ ही बताएगा जी लास्ट एक फ़ाइल थी आप उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, वो पड़ी हुई है, आपने उसको ओपन करना है। आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपने पहले 10 मिनट में जो काम किया हुआ होगा वो आपको शो करवा देगा। तो सिर्फ जो लास्ट 2 मिनट्स में आपने काम किया था वो आपका अवेलेबल नहीं होगा। तो ये क्यों है, ऐसा इसलिए है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो हर 10 मिनट के बाद आपका वर्क सेव करता जाता है। अगर आप खुद से सेव ना भी करें तो वो फाइल आपकी जो है वो बच जाएगी, पार्शली ही सही, सारी तो नहीं आपको हो सकता है वापस मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क आपका जो है वो वापस आ जाएगा आपके पास। तो ये किस लिए हुआ, रिकवरी उसके अंदर इनेबल्ड है, वो आपका डाटा रिकवर करके ला देगा आपको। इसी तरह से इस ऑप्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑफिस की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे ऑप्शंस आ रही होती हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें फाइल या सेव का सेक्शन होता है, उसमें यार आता है कि ऑटो सेव, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स पे होता है, आप उसे 1 मिनट पे लें तो हर मिनट के बाद वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो है आपकी फाइल्स को हर मिनट के बाद खुद ही सेव करता जाएगा। तो इससे आपका डाटा जो है वो लॉस होने से बच सकता है। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे भी मैंने डाउनलोडर की एग्जांपल दी थी, तो टोरेंट डाउनलोड करते हैं तो टोरेंट के डिफरेंट क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। उनमें क्या है, आप कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं टोरेंट से फॉर एग्जांपल, और फाइल आप 90% डाउनलोड हो चुकी है, इंटरनेट चला जाता है। तो इंटरनेट चला गया और 5 मिनट बाद आता है इंटरनेट खुद से, तो क्या होगा, आप उसको रिज्यूम करेंगे नहीं, वो खुद ही वहीं से 90% से रिज्यूम हो जाएगा, ज़ीरो से नहीं होगा। तो ये भी रिकवरी उसी के अंदर लगी हुई है। प्लस इसी तरह से अब अगर वो फ़ाइल जो है आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेज के थ्रू कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होते होते जो है वो क्या हुआ कि आप जो है वो 90 या 95% पे पहुंच गए हैं। इंटरनेट को कुछ होता है, 1-2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होता है और दोबारा रिकनेक्ट होता है, तो वो फाइल ज़ीरो से नहीं होगी, वो दोबारा आपकी 95 या 90 से ही दोबारा रिज्यूम हो जाएगी।
क्रोम के अंदर भी एग्जांपल है, आप काम कर रहे थे, काम करते करते आपने 10-12 टैब ओपन किए हुए थे और लाइट चली जाती है और आप कहते हैं जी वो टैब जब मैं दोबारा कैसे ओपन करूँगा। आप जैसे ही लाइट आती है दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे और क्रोम को जैसे ही ओपन करेंगे तो वो 10-12 टैब आपके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। 10-12 अगर नहीं ओपन होते तो पहला आपका जो मेन एम्प्टी टैब होगा उसके अंदर राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि जी लास्ट टाइम आपका जो सिस्टम है वो क्रैश स्टेट में गया था, उस वक्त आप कुछ काम कर रहे थे तो उन टैब्स को रीस्टोर करना है। रीस्टोर करेंगे तो 10-12 टैब्स दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो ये रिकवरी टेस्टिंग की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जी यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या चीज़ है? इस चीज़ को चेक करना कि सिस्टम कितना आसानी से यूज़ किया जा सकता है, इसको यूज़ करना कितना आराम से सीखा जा सकता है। तो ये चीज़ यूजेबिलिटी टेस्टिंग कहलाती है। अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग कौन करेगा? कोई टेस्टर तो कर नहीं सकता। टेस्टर तो टेक्निकल बंदा होता है। टेक्निकल बंदे को तो आप कोई मुश्किल से मुश्किल सॉफ्टवेयर भी ला देंगे तो वो तो उसको ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके उसको सीख ही लेगा, ठीक है। लेकिन यूजेबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली टेस्ट की जाती है, परफॉर्म की जाती है एंड यूज़र की तरफ से, जो कि नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। तो अब वो नॉन टेक्निकल बंदे को हमने देखना है कितनी मुश्किल पेश आती है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, क्योंकि एट द एंड यूज़ तो उसने करना है। एक सॉफ्टवेयर बना के दिया आपने किसी शॉपकीपर को, तो वो शॉपकीपर को कितनी मुश्किल पेश आएगी, कितनी डिफ़िकल्टी या कितनी आसानी से वो इसको सीख लेगा, ये चीज़ कैसे हम जज कर सकते हैं? ये हम एक्चुअली उसको देने के बाद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो है परफॉर्म करता है आपका एंड यूज़र ही, एंड यूज़र परफॉर्म करेगा। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितनी मुश्किल पेश आ रही है उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, या कितनी आसानी से उसको उसने सीख लिया है। तो उसका तरीका क्या है? आप उसको सॉफ्टवेयर हाउस में बुला लें और उसको कहें जी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर हेल्प आपको कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा कितनी आसानी से आपको इसको यूज़ करना आ रहा है। और या दूसरा ये हो सकता है कि आप उसकी इन्वायरमेंट में इसको दे दें, यार अपनी शॉप के अंदर आप इंस्टॉल करें और कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर लें, ताकि मैं उस कैमरे से आपको मॉनिटर कर सकूं, आपको देख सकूं, आपको ऑब्जर्व कर सकूं कि आप कितनी आसानी से इसको यूज़ कर पा रहे हैं या आपको कोई मुश्किल आ रही है इसके अंदर। तो ये जो वेज़ हैं इनके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कितनी आसानी से यूज़र यूज़ कर सकता है, और उसके लिए क्या उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी। और आज का जो लेक्चर है इसका एंड वाला टॉपिक अभी रिसोर्स टेस्टिंग आ रहा है। रिसोर्स टेस्टिंग जो है इसके अंदर आपने ये चेक करना है कि जो एप्लीकेशन जिसके भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन अंडर टेस्ट जो है वो कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है। रिसोर्सेज से मुराद क्या है? वो कितना CPU यूज़ कर रही है, कितना रैम यूज़ कर रही है, कितनी हार्ड ड्राइव के ऊपर रीड राइट यूज़ कर रही है, कितनी इंटरनेट की बैंडविड्थ यूज़ कर रही है। तो ये सारे के सारे रिसोर्स यूजेज जो हैं वो इनकी मॉनिटरिंग रिसोर्स टेस्टिंग के अंदर आता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि आपने चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो नहीं यूज़ की जा रही, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो नहीं सिस्टम के ऑक्यूपाई करती जा रही। आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको मैक्सिमम 100 MB जो है वो रैम ऑक्यूपाई करनी चाहिए, लेकिन जब आपका सॉफ्टवेयर चलता है और चलने के 1-2 घंटे के बाद होता ये है कि वो 2 से 3 GB रैम लेना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जाती है रिसोर्स टेस्टिंग के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी आपका सॉफ्टवेयर जब ऑन होता है वो उसने इंटरनेट चाहिए, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ही 90 से 95% इंटरनेट ले जाता है और बाकी किसी एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट जो है वो बहुत थोड़ा बचता है। ऐसा तो नहीं हो रहा। इस चीज़ की मॉनिटरिंग CPU यूजेज कहीं सारा का सारा 100% पे तो नहीं ले जाता आपका सॉफ्टवेयर, बाकी एप्लीकेशन स्लो होना शुरू हो गई हैं, आपका ओवरऑल सिस्टम हैंग होना शुरू हो गया है। तो इस चीज़ की जो इवैल्यूएशन है वो रिसोर्स टेस्टिंग में की जाती है कि कोई सॉफ्टवेयर कितनी रैम यूज़ कर रहा है, जितनी उसे यूज़ करनी चाहिए थी उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा, जितना CPU से यूज़ करना चाहिए था उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा, जितनी हार्ड डिस्क पे रीड राइट उसे करना चाहिए था उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा, जितना नेटवर्क बैंडविड्थ उसे यूज़ करनी चाहिए थी उससे उसकी यूजेज इंक्रीज़ तो नहीं हो रही। तो ये इन सब का एनालिसिस, इन सब की मॉनिटरिंग जो है वो रिसोर्स टेस्टिंग में आती है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी आपके पास टाइप्स रखनी हैं उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अपने क्वेश्चंस और जो क्यूरीज़ हैं या कोई इश्यूज़ वगैरह फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो यूट्यूब की जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिनों के अंदर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, और ताकि आपकी क्यूरीज़ वगैरह रिजॉल्व कर सकें। और इसी के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। अल्लाह हाफ़िज़।